आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। दोस्तों, इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा से कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। मामला जुड़ा हुआ है संसद की सुरक्षा को लेकर। दरअसल अभी कुछ दिन पहले हमने सबने एक खबर देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। वो खबर ये थी कि कुछ लोग, कुछ नौजवान संसद में घुस जाते हैं और वहाँ पर कुछ स्प्रे करते हैं, जो बहुत बड़ी एक चूक मानी जा रही है। उसको लेकर अपोजिशन लीडर जो हैं वो आज वेल में उतर गए और उन्होंने इस तरह से उसको प्रोटेस्ट किया कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी और लगभग 78 जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, उनको निलंबित कर दिया गया। इस मुद्दे पर और कई दूसरे मुद्दों पर आज की चर्चा होगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे पास तीन गेस्ट हैं। टी श्रीनिवास साहब हैं, श्रीनिवास साहब हैं हमारे पास बीजेपी से, आपका स्वागत है। और अशफाक खान साहब हैं हमारे पास कांग्रेस से, अशफाक खान साहब आपका भी इस्तकबाल है। फैसल खान हमारे पास बीआरएस लीडर मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है फैसल खान साहब। सबसे पहले मैं सीधे तौर पर जाना चाहूँगा टीआर श्रीनिवास साहब के पास में और मैं उनसे ज़रा इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। टीआर श्रीनिवास साहब, क्या वाकई अब जो है जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, क्या बात नहीं रख पाएंगे वहाँ पर कि आप इस तरह से अगर सांसदों को निलंबित किया जाएगा तो ये तो विपक्ष मुक्त संसद हो जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया ये डिबेट के लिए अनवर साहब जी। मैं थोड़े डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। जी बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका स्टेटमेंट अभी हाल ही में कल ही आया था जी। बहुत गंभीरता से और सीरियसली उसको लिया गया है जी। और उसके तह तक पहुँचने के लिए कमेटी बिठाई गई है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट में और ये अंडर स्पीकर भी इसको शुरू हो चुका कार्रवाई और उसकी तह तक जाएंगे। उन्होंने ये भी बोला कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होगा और रिपोर्ट टेबल नहीं होगा, आप कृपया करके इसको राजनीतिक तूल ना दीजिए और इसको इस पे ज़्यादा हंगामा ना खड़ा करिए। ये हमारे देश की सिक्योरिटी का हिसाब है, दैट्स इट। बाकी इस पे कोई डिबेट भी होनी नहीं चाहिए और इस पे कोई अननेसेसरी टीका किसी खुद ही होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक पहलू है, माननीय प्रधानमंत्री ने क्लैरिफाई कर दिया और अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। मैं समझता हूँ जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, आप एक माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्य मतलब आप पूरा एक एग्जाम्पल सेट करते हैं एक पार्लियामेंट में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो कहते हैं। आप उसमें एक एग्जाम्पल सेट करके आपको हिंदुस्तानी नहीं पूरा विदेश और बाकी कंट्रीज देख रहे हैं आपका आचरण कैसा है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप हंगामा करें, वेल में आए, चिल्लाएं, ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ अपना बात रखने की चीज़ नहीं। एक बार आ गए, आपने स्पीकर के जहन में आ गया, आप ये भी कर सकते हैं कि स्पीकर से जाके मिल सकते हैं, आप जाके एक डेलीगेशन जा सकता है, आप जाके अपनी बात डेमोक्रेटिक वे, बहुत सारे तरीके हैं। मगर मैं आश्चर्य हूँ इतने सारे एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस, एक जो 5 बारी 6 बारी 7 बारी 8 बारी जो चुन के आए हैं, वो वेल में जाके नाचना, ये कौन सा राजनीतिक शिष्टाचार है? मेरे को समझ में नहीं आता ये। और मैं समझता हूँ एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ताकि बात हो, एक वार्ता हो, डायलॉग हो। अब चिल्लाने से कोई डायलॉग नहीं होता और एक दूसरे पे छींटाकशी करने से कोई डायलॉग नहीं होता। और हमारे बाकी लीडर्स और हम बाकी ने क्लैरिफाई कर चुके, इसको जरा पहले इन्वेस्टिगेट तो हो जाने दीजिए, बाद में ये रिपोर्ट तो टेबल होगा ही ये आपके लोकसभा में जहाँ पे हुआ है ये। जी रुकिए इधर, मतलब आप कह रहे हैं कि कम से कम एक रिपोर्ट आने दीजिए, उस रिपोर्ट में अगर वाकई कार्रवाई नहीं की गई सरकार की तरफ से तो सवाल उठाने चाहिए। अशफाक खान साहब, क्या वाकई अब जो है श्रीनिवास साहब कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई देखिए बात रखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है सीधा तौर पर स्पीकर से मिल सकते हैं, आपका एक डेलीगेशन जो है वो स्पीकर के पास जा सकता है, उनसे अपनी बात रख सकता है और जब स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री तक बातों को क्लियर कर चुके, फिर इस तरह के प्रोटेस्ट की क्यों ज़रूरत? और अगर मान लीजिए फिर आप पर कार्रवाई होती है तो फिर इसको इस तरह से क्यों देखना कि नहीं जी अपोजिशंस पर कार्रवाई हो रही है और अपोजिशन के लीडर्स को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है? देखिए, जो तो सीधे तौर पे हम सब जानते हैं कि ये जो पार्लियामेंट का जो वाक़या आया वो एक यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच है। बिल्कुल। जहाँ पर देखिए कि मुल्क की प्राइम जो पार्लियामेंट है
वो एक बड़ा जो सो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से जो सो मतलब आप वहीं पर जो सो हम अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं तो ये देश सारा जो सो फिर किस तरीके से चला जाएगा। और जहाँ तक रहा सवाल स्पीकर से बोलने का या फिर जो सो बात करने का, तो हम भी तो वही कांग्रेस पार्टी और दूसरे अपोजिशन पार्टी यही कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसके ऊपर जो सर आकर पार्लियामेंट में बात करें, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में क्लेरिफिकेशन देगा बल्कि आप बाहर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा सेंसिटिव है, उसके ऊपर जो सो बात नहीं होनी चाहिए, हम कमेटी बिठा रहे हैं, कमेटी का गठन होगा, फिर बात होगी। तो यही बात तो आप पार्लियामेंट में दूसरे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के जो लीडर्स थे उनका सवाल भी तो यही था कि आप आकर जो सो क्लेरिफिकेशन दीजिए। आप उसको क्लेरिफिकेशन नहीं देने की जगह अगर आप सस्पेंड कर देते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, तो ये तो जो सो आवाज़ को दबाने की बात है। ये हम डेमोक्रेटिक वे में जो है सो ये बोल रहे हैं कि आप जो है सो आकर पार्लियामेंट में जो है सो आप जो सो जवाब दीजिए कि भाई इतना बड़ा जो ब्रीच ऑफ जो सिक्योरिटी है वो कैसे हो गया। वो जो नौजवान वहाँ पर आए पार्लियामेंट में वो कहाँ से आए, उनको पास कहाँ से मिला उनको, जो क्योंकि पार्लियामेंट में आना देखिए आप इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है वहाँ पर। मैं 2-4 बार मेरे वालिद जब MP थे तो मेरा जाना हुआ, तो हमको भी जो सो जाना होता तो बहुत ही जो सो बड़े उसमें जाते थे कि भाई बड़ी सी चेकिंग होती है। यहाँ पर सीधा पार्लियामेंट के अंदर आ जाना, देखिए पार्लियामेंट का एक बाहर का एक जो वो है वातावरण है, एक पार्लियामेंट के हाउस के अंदर आ जाना, ये कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसी के ऊपर बात करने के लिए अगर आप सस्पेंड कर देते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई मुद्दों पर जब पार्लियामेंट के जो अंदर ये सवाल हुआ कि किसी भी जो सब्जेक्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या जो सो होम मिनिस्टर आकर जवाब दे, तो इसी तरीके से जो सो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। चाहे दूसरे इश्यूज़ भी हो, जहाँ पर जो सो आप आसाम का इशू आया था उस टाइम पर भी डिमांड रखी गई थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर आकर जो आसाम में जो हुआ उसके बारे में बात करें, बल्कि वो बात ही नहीं करके वहाँ पर भी आप कहते हैं, यानी कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट होती है तो उस दौर में आप लोग जो सो आकर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हों या दूसरी पार्टी की जो NDA अलायंस है वो आकर जब गड़बड़ करते हैं तब जो सो ये सवाल नहीं उठता है कि भाई ये मेंटेन करना चाहिए डेमोक्रेसी या पीस। जब कांग्रेस या जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो जब सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप आकर जो है सो इसका जवाब दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो जो सो ज़्यादती है, भाई आप ऐसा नहीं चाहिए। आप सीनियर मोस्ट MLA सभी सीनियर मोस्ट है और सभी को इस बात की चिंता है कि इतना बड़ा जो सो हादसा कैसे पेश आ गया। श्रीनिवास साहब आप कुछ कह रहे थे बीच में, मैं फिर फैसल खान के पास जाऊंगा। देखिए हमारे काबिल दोस्त कांग्रेस के उन्होंने अपने पॉइंट उठाए, मैं भी कुछ डेटा देना चाहता हूँ। 2006 से 2014 तक 51 MPs को निलंबित किया गया है। एक डेटा यहाँ यूपीए के टाइम पे भी है, मगर वो उसको अगर साइड में रखें, मैं समझता हूँ एक शिष्टाचार होनी चाहिए। भाई हमारा गवर्नमेंट सुनता है, सबकी सुनता है, हम सबको साथ में लेके ही चलते हैं। और स्पीकर महोदय ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था जब ये ब्रीच हुआ था, उन्होंने खुद बोला ये मेरे संज्ञान में है, मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, आप रुकिए, मेरे को जरा इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, अब रुकिए तो सही। अब आप मौका नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, फिर हल्ला करेंगे और हर किसी को पेपर फाड़ के अंदर घुसना है वेल में और चिल्लाना है, आपको कुछ सीन क्रिएट करना है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फैसल खान, पहले तो सिक्योरिटी ब्रीच के मामले को आप किस तरह से देखते हैं, और फिर ये विपक्षी सांसदों का इस तरह से लगभग 78 की तादाद में निलंबन, इसको कैसे देखते हैं? हालांकि मैं एक आंकड़ा मैं भी बता देता हूं, TR श्रीनिवास साहब हमारे बता रहे थे कि लगभग 41 सांसद 51 एक साथ राजीव गांधी की सरकार में लगभग 63 सांसदों को जो है वो निलंबित किया गया था, वो भी एक साथ। तो मतलब ये जो है अक्सर चलता हुआ आया है, चाहे वो कांग्रेस ने किया हो चाहे वो बीजेपी ने किया हो। फैसल खान, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपने पार्लियामेंटेरियन जो भी रहता उनको उनका बराबर हक है जो अपनी पार्लियामेंट में जो एक अपने लोकतंत्र का मंदिर है, जो एक पार्लियामेंट है जहाँ पर देश का फ्यूचर डिसाइड होता, वहाँ पर अपनी पूरी बात डेमोक्रेटिक वे में रखने का। रही बात अंदर घुस के पेपर फाड़ना, अंदर घुस जाना, वो सब बेकार बातें हैं। अंदर हमारा हक की आवाज़ उठाने के लिए, हमारी पूरी बात रखने के लिए हमको पूरी अनुमति दी गई, हम कैसा भी रखेंगे वो बात को। सेकंड चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आप ये पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को आप जो है सो पार्लियामेंट बंद कर दीजिए, आप अपने घर से चलाइए पार्लियामेंट बैठ के, क्योंकि इट इज़ अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। आप जो है सो 90 से ज्यादा जो है सो अब तक के MP को जो है सो सस्पेंड कर दिया। NDTV की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, अभी पढ़ के आया था। 90 से ज्यादा पहले 13 किए गए थे, आज जो है 78 किए गए हैं। तो 90 से ज्यादा MP को अगर आप जो है सो सस्पेंड कर रहे हैं, तो आप ही हमारे जो है सो बीजेपी के जो नेता यहाँ पर है उन्होंने बोल रहे थे कि इट इज एन इंटरनेशनल एंड नेशनल पब्लिक पीपल इसको वॉच करते बोले। तो आपको ये भाजपा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि नेशनली और इंटरनेशनली इसका क्या इंपैक्ट गिरेगा। आप क्यों नहीं जल्दी इस पे काम करते हैं, आप क्यों नहीं जल्दी इसको जो है सो रिसॉल्व करते हैं इस इश्यू को। आप
जो है सो लेट करेंगे, पार्लियामेंट में एमपीज अपने हक की आवाज उठाएंगे, उन्होंने कोई अपने घर का मामला नहीं उठा ले रहे। इट इज एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये कैसा हुआ? इस चीज को आप जो सो थोड़ा रुकिए, थोड़ा करिए बोले तो कोई जो सो अपने रस्म की बात नहीं है, ये जो है सो अपने बात देश की बात है। तो इसमें क्या है, ये सेंसिटिव इशू है, इसको भाजपा गवर्नमेंट को जितना हो सके उतना आगे बढ़कर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। रही बात कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हुआ, फिर मैं यही बात मेरी कहना चाहूंगा, इट इज एन डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इफ यूर, अगर आप जो है सो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन एक अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाखों हजारों जो है सो अपने वोट्स लेकर उन्हें नुमाइंदगी करता है इस देश की लोकतंत्र की मंदिर में। श्रीनिवास साहब आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए, पार्लियामेंट मेरे हिसाब से एज ए ओल्ड टाइमर मैं यही बोलूँगा कि पार्लियामेंट में एक सेट ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, वो है, वो अलग सबके पॉइंट्स बने हुए हैं बाकायदा इसमें, बाकायदा मोशन दिया जाता है, बाकायदा पॉइंट्स हैं, मोशन में अपनी बात रखने का इजाजत दी जाती है। एक मिनट फैजल, एक मिनट जरा रख दूं अपनी बात जी। एक अपना शिष्टाचार होता है, मर्यादा होती है, भले ही हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पे हैं, हम एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, मगर एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है। सही, हम बात सुनते हैं और बात पे यकीन भी करते हैं और बात को हम उसकी तय तक भी पहुंचते हैं, यही हम बोल रहे हैं। हम ना नहीं बोल रहे, स्पीकर साहब के अंदर ये परव्यू में आता है जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में हुआ है, और उन्होंने खुद बोला है, मैंने संज्ञान में लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। और आपको भी पता है मीडिया रिपोर्ट्स में कि अभी इस पे स्पेक्यूलेट करना कोई मतलब नहीं है। अशफाक साहब, क्या वाकई आपको नहीं लगता कि वाकई एक बिहेवियर को जो है वो सुधारने की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये वाला मामला सामने आया, एक सुर में चाहे वो प्रधानमंत्री हों चाहे वो अपोजिशंस के लीडर हों, सबने कहा कि भाई ये जो है बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बात मानी जाती है जब सब लोग एक साथ कहते हैं। इस मामले में कार्रवाई होती है, लगभग 8 लोगों को जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे उनको सस्पेंड भी किया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम जो है इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, फिर इतनी जल्दी क्यों है? देखिए, जहाँ तक जो सो होता ये है कि मतलब सज़ा किसी और को मिलनी चाहती है, मिल किसी और को जाती है। वो तो सिक्योरिटी, यहाँ देखिए सिक्योरिटी वालों का काम तो जो उनको दिया गया था वो दिया। यहाँ पर दिखा लीपाथोपी की जो बात हम कहते हैं, ये तो क्या होता है कि लीपाथोपी ये करता कोई और किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही मामला जो सो बीजेपी के साथ अभी जो पेश आया वो यही आया कि भाई जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जो वहाँ पे जो छोटे छोटे ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर एक्शन लेके ये बताने की कोशिश की गई कि भाई वी आर सीरियस वेरी अबाउट, ये इस मामले में हम बहुत सीरियस हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जो है इशू से, नेशनल इशू से थोड़ा सा तेलंगाना के इशू की तरफ आना चाहूँगा। और सबसे पहला जो है मैं सीधा अशफाक साहब आप ही से मेरा सवाल है। देखिए, अब सीएम आपके बन गए कांग्रेस के, जवाबदेही भी आपकी हो जाती है। अब अगर जब एक सीएम अपने आप को कहता है कि मैं जनता का सेवक हूं, मैं जनता का जो है नौकर हूं, लेकिन जब वही अगर उसका काफिला या उसके आने जाने से अगर लोगों को परेशानी होने लगे, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होने लगे, तो क्या वाकई इसे जनता का सेवक कहेंगे? नहीं, ये देखिए पहला मौका नहीं है कि मतलब रेवंत रेड्डी जी सीएम बनने के बाद ही ऐसा हो रहा है, बल्कि ऐसा कई मतलब अभी नेशनल लीडर्स भी आते हैं या कोई जो सो अभी टीआरएस के भी जो सीएम थे या इससे पहले भी कांग्रेस के सीएम थे। तो क्या सीएम सिक्योरिटी एक जो सो बहुत बड़ा इशू होता है, उसको जो सो मेंटेन करने के लिए थोड़ा जो सो ट्रैफिक को रोका जाता है। हमने देखा अभी ये हमारे स्टेट में नहीं बल्कि सारे स्टेट जहाँ बीजेपी गवर्न कर रहे हैं सो स्टेट्स भी होने दीजिए या जो सो कांग्रेस गवर्न कर रहे हैं सो स्टेट भी होने दीजिए, होता है। लेकिन हमारा जो मेन सवाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि होता यह है कि हमारी जो अभी जिस तरीके से हम यहाँ पर जो पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो गया, हैदराबाद का जो ग्रेटर हैदराबाद का जो रेडियस है उसमें पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन होने से यहाँ कहीं ना कहीं मतलब जो पीक आवर्स है समझिए, होता है कि नॉर्मली पीक आवर्स में ट्रैफिक का जो सो फ्लो ज़्यादा होता है और उसी टाइम पे कहीं अगर जो सीएम का कोई कॉन्वॉय जा रहा है उसको थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप इस इशू के ऊपर भी अगर देखें तो रेवंत रेड्डी जी ने कहा है कि भाई ये जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया है ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए, इस ट्रैफिक प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल किया जाए और जो सो सिटी के जो रोड्स वगैरह हैं उनको किस तरीके से जो सो फ्री फ्लो के लिए सो रखा जाए, तो वहाँ चल रहा है। लेकिन जहाँ तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो तो पब्लिक के जो सो वो है, और ये क्योंकि उनको अपनी खुद की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट जो सो गवर्नमेंट एस्पेक्ट के हिसाब से कि भाई सबको सिक्योरिटी दी जाती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सो हो जाता है कि थोड़ी देर हो जाए या थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाए, तो वहाँ पर है मेन इशू जो है वो ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से, ना कि सीएम सिक्योरिटी की वजह से। सीएम सिक्योरिटी तो क्योंकि उनकी सिक्योरिटी देना ही जो सो
ये हमारे रेवंत रेड्डी जी का ही नहीं बल्कि हर स्टेट में अगर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं इवन सेंटर के भी जो मिनिस्टर्स आते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी देर के लिए जो सो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो ये एक जो सो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें थोड़ी इनकन्वीनियंस ज़रूर होती है, उसको भी मतलब गवर्नमेंट उसको भी थोड़ा सीरियस लेकर के उसको कोशिश ये करें कि जो ट्रैफिक है उसको ट्रैफिक को मेंटेन करते रहे। ठीक है, फैसल खान क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि हमने देखा कि जब ये वाली बात जो है सीएम तक पहुंची तो सीएम ने इस मामले में ये किया कि अपना कॉन्वॉय जो है 15 गाड़ियों का जो उनका कॉन्वॉय चल रहा था वो 9 गाड़ियों का कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई हल है 9 गाड़ियों का कॉन्वॉय करना? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा इट इज एन पब्लिसिटी स्टंट। ये सिर्फ जो है सो अपने सुर्खियों में आने का एक छोटा सा पब्लिसिटी स्टंट है जो रेवंत रेड्डी जो हमेशा करते आते हैं कि जो है सो मैं अपने आप को एक सुर्खियों में बरकरार रखूं और जो है सो बात जहाँ पर जो है सो अपने बसेस को फ्री करने की है, यहाँ पर जो है सो ट्रैफिक इश्यूज को लेकर उसको जो है सो सीएम कन्वे को कुछ डिक्रीज करने से ट्रैफिक इश्यूज रिसॉल्व नहीं हो जाते स्टेट के या सिटी के। रही बात सेकंड चीज ये है कि जो बसेस में जो लेडीज को फ्री कर दिए, कुछ भी प्लान आउट नहीं किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ ऐलान कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जियो पास कर देना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ला देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसको उसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, कुछ जो है सो कमेटी बिठा के सोचना चाहिए। क्यों ट्रैफिक रिलेटेड सुनिए, क्योंकि उसकी वजह बता रहा हूँ अशफाक साहब मैं कि कई अभी आप देख लीजिए बसेस फ्री है, परेशान है, कई औरतें परेशान है और कई स्टूडेंट्स जो बच्चियां हैं वो लोग भी परेशान है, जो डेली का जिसका अप एंड डाउन जो है अपने घर से अपने कॉलेज को जाने का रूटीन पे जो जाते आते थे, आज जो है बसेस पूरे फुल है वुमेन्स औरतों से, वहां पर उनको अप एंड डाउन को कहीं ना कहीं मुश्किल हो जा रही है। औरतें डिमांड कर रही कि जो है अपने को बसेस को इंक्रीज करो बोलकर। ये इशू कांग्रेस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अब ये कांग्रेस को अगर हम ये इशू देंगे तो इन्हों जाएंगे जो है अपने दिल्ली को रिसॉल्व करने के लिए, अप्रूवल लेंगे कर्नाटका से, आके फिर इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। नहीं, यहाँ का मामला यहीं पर हल होगा। देखा और आप अभी इशू चल रहा है कि हैदराबाद इतना लंबा प्रोसेस है क्या? दिल्ली से कर्नाटका इशू हैदराबाद के ट्रैफिक का चल रहा है, इशू वुमेन्स को अभी फिर आप फिर ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को जो फ्री दिए उससे आपको नाराजगी है, महिलाएं सफर कर रही है। अभी मैं पिछले 8 दिन से देख रहा हूँ कि जो 2 दिन का पैनिक था वो पैनिक खत्म हो गया। अभी ऑलमोस्ट अगर आप जाकर सिटी में देखेंगे तो सारे बस स्टॉप और बसेस नॉर्मल वे में चल रहे हैं, कोई पैनिक नहीं है। आप उसको जो पॉलिटिकल इशू बनाना आप चाह रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो जा रहे हैं। बिल्कुल जो टाइमिंग पे पहुंचना चाहिए लोग पहुंच रहे नहीं, जो रेगुलर बस से सफर करते हैं। आप देखिए बिल्कुल बसेस फ्री हैं और नॉर्मल भी हो जा रही, बिल्कुल जो सो आराम से आप निकल जाइए, एक दिन देख लीजिए नॉर्मल है। नहीं वो तो आपके पास ही था ना, वो 10 साल तो दही आपने जमाया था, अब आप बोल रहे हैं कि दही खट्टा है अभी जो तो हमारे नहीं है साहब। जी श्रीनिवास, देखिए जब तेलंगाना बना था हमने सोचा था कि जब नई स्टेट बनेगी तो सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे होंगे और एक इफेक्टिव टाउन प्लानिंग जो मॉडर्न सिटी प्लानिंग्स होगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो जाके गडकरी साहब से मिले थे और मैं समझता हूँ एक अच्छा पहल है और शुरुआत है ऑन अ पॉजिटिव पॉलिटिकल स्केल। और मैं यही बोलूँगा कि अगर एक इफेक्टिव टाउन प्लानिंग करें और ये जो तबके हैं, जो गवर्नमेंट जो इदारे हैं, अगर उनके लिए एक अच्छा सा प्लानिंग करें ताकि ये जो सीएम साहब का जो और ये बाकी जितने भी है जो मोबिलिटी जो होता है उसको टाइम अगर सेव किया जाए और नए अगर इसको हेरिटेज बिल्डिंग अगर डिक्लेयर करके जो नया अभी जो है ये असेंबली नया कुछ ऐसा प्लानिंग करे ताकि वो एक्सेसिबल टू फ्रॉम एयरपोर्ट भी जल्दी हो और आपके वहाँ पे जो पेरिफेरी जो जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको भी ऐसा अच्छा किया जाए, दुरुस्त किया जाए तो वो अगले 50 साल 100 साल तक अच्छा चलेगा। ये लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अभी जो है सेक्रेटेरिएट बनाया गया बीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से। अब बीआरएस ने जब सेक्रेटेरिएट बनाया तो अपोजिशन बीइंग अपोजिशन बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों ने ये कहा था कि नहीं अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पुरानी इमारत जो थी वो इतनी मजबूत थी कि उसमें और अभी 50 साल। करेक्ट उसमें देखिए कोई बिल्डिंग मेरा जहाँ तक मेरा सोच जाता है, मैं यही बोलता कोई बिल्डिंग खाली जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा, मगर फॉर एन इफेक्टिव टाउन प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स 100 ईयर्स जो आपको हैदराबाद और आपको तेलंगाना जो डेवलप करना है, अगर अभी से आप सेंटर के साथ बैठ के अगर डेवलप करें तो एक अच्छा एक रोड मैप बन सकता है। जैसे ORR का हुआ था जब चंद्रबाबू नायडू साहब के टाइम पे एयरपोर्ट का प्लानिंग हुआ, फिर राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ। ये एक रेवोल्यूशनरी, मैं बोलता हूँ क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू।
वो एक अच्छे इम्प्लीमेंट हुए। हाँ। ऐसे हमको रिवोल्यूशनरी जो टैंजिबल जो है, अगर ऐसा अगर प्लानिंग हो, सेट हम हर चीज को हेल्प करने को तैयार हैं। अगर प्लानिंग हो तो हम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर जैसे सीएम का कॉन्वॉय जाता है, पहले सीएम केसीआर जो थे वो मतलब बाहर आते ही नहीं थे वो सेक्रेटेरिएट, तो जाहिर सी जरूरत पड़ी जिस जगह पर वो रहते थे वहां से एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा करीब था, और ये जो नया सचिवालय बना है ये भी बहुत ज़्यादा करीब था और बहुत इजी वे था। हालांकि अब वो हमारे अशफाक साहब ने सीधा तौर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई वो तो आते ही नहीं थे, तो फिर उनका आने से ट्रैफिक क्या। चलिए, आपके सीएम निकल रहे हैं, अब तो आपको तो इस बारे में सोचना चाहिए ना, जनता को कम से कम परेशानी। जनता के लिए ही निकल रहे हैं, जनता के इश्यूज को जो सो सॉल्व करने के लिए, जनता के जो प्रॉब्लम्स है उसी के लिए निकल रहे हैं। बेशक आपकी बात जो सो दुरुस्त है कि थोड़ी दिक्कतें उसकी आ रही हैं, क्योंकि अभी मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो जो सो एक गवर्नमेंट, क्योंकि तेलंगाना बना था 2014 में, उसके बाद में जो ख्वाब हमारे जो केसीआर साहब दिखाए थे गोल्डन तेलंगाना का, वो 10 साल तक तो अवाम ने भी देखा, उसको फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन अब जब कांग्रेस पहली बार जो सो तेलंगाना बनने के बाद हुकूमत में आई है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको जो चीज़ें कहीं ना कहीं छूट गई थी, जो डेवलपमेंट के जो वर्ष कहीं ना कहीं छूट गए थे, उसको किस तरीके से प्लानिंग में लिया जाए, वहाँ पर ऑफिशियली जो सो को हर डिपार्टमेंट से सीएम साहब खुद जो सो पर्सनली जो सो बैठकर डिस्कस कर रहे हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़े से टाइम में रिजॉल्व हो भी जाएंगे। क्या लग रहा है कि चलिए 10 साल पे आप सीधा तौर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, हालांकि वो बहुत क्रेडिट लेते हैं कि हमने जो है वाकई जो हमें तेलंगाना मिला था आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद, उसमें बहुत डेवलपमेंट किया है। हैदराबाद में आईटी सेक्टर को लेकर अक्सर बीआरएस गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वाकई अगर आपको क्या 10 साल मिल गए तो सुनहरा तेलंगाना आप बना देंगे, जिस सुनहरा तेलंगाना के ख्वाब देखे गए थे? नहीं, देखिए आईटी सेक्टर का तो जो था हम डिनाई नहीं कर सकते। 50 साल पहले के हालात और थे, 50 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट आते आते आया। बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखता, उसको भी सीखने के लिए साल लगता है। तो जो डेवलपमेंट आया वो चंद्रबाबू नायडू, आईटी सेक्टर की जहां तक हम बात कर रहे हैं कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि चंद्रबाबू नायडू की जो विजन था, वो विजन को राजशेखर रेड्डी फिर उसको लेके गए। अभी आईटी का हम करे बोल के बोलते हैं। आज जितना भी जो आईटी का सेक्टर हैदराबाद में या तेलंगाना में जो देखा जा रहा है, वो दो गवर्नमेंट की 20 साल की मेहनत है। लेकिन आप ये भी तो समझे ना कि अगर आप आईटी सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है चीज़ों को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेंगलुरु टू हैदराबाद, फिर आप फैसिलिटी भी, रोड ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, बसें ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों की भी तो फैसिलिटी आप जनता को लगेगी ना अगर लोग यहाँ पे आएंगे तो। पिछले 10 साल से बोलते रहे। मैं जवाब लेके आ रहा हूँ आप ही के पास। टू हैदराबाद शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मेट्रो आपको मैं रिसेंटली प्रूफ दिया, डीके शिव कुमार तेलंगाना स्टेट के इलेक्शंस में आके यहाँ पर का जो है सो अपने फैक्सकॉन का जो है सो वो कंस्ट्रक्शन वर्क देख के उनकी कंपनी को लिखते हैं, एप्पल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन जो बनाती है वो कंपनी को लेटर लिखते हैं कि आप तेलंगाना से बेंगलुरु शिफ्ट करिए। बल्कि आप बता रहे हैं कि बेंगलुरु से तेलंगाना लेकर आओ। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आईटी हब जो है वो हमेशा काफी वक्त तक जो है वो बेंगलोर में उसको वो किया है, अप्रूवल होके तेलंगाना में इम्प्लीमेंट होने वाला है। मैं समझता हूँ अगर सीएम साहब अगर चाहे तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, रोज मेट्रो लेके जी असेंबली तक एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ये कॉन्वॉय कुछ ही नहीं रहेगा। बीजेपी के इतने सीएम से आज तक कोई नहीं करे। बस यहाँ तो मेट्रो करप्शन है, यहाँ मेट्रो करप्शन है। अच्छी जो सो वो है। मैं जैसा कि अभी बात कर रहा था फैसिलिटीज के, वहाँ पर भी पिछले 10 साल से जो मेट्रो प्रोजेक्ट ओल्ड सिटी का रहा या मेट्रो एक्सटेंशन रहे, वो एक्सटेंशन को भी रोक दिया गया। अगर हमको कहीं ना कहीं ट्रैफिक को जो सो थोड़ा ईज करना है रोडों पर, तो मेट्रो जो एक सबसे बड़ा, यानी कि सारी दुनिया में मेट्रो एक वो है कि तकरीबन जो सो लोग मेट्रो को जो सो प्रीफर करते हैं बनिस्बत के दूसरे जो ट्रांसपोर्ट जो सो वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम मेट्रो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक अगर हम लेके चल जाएं तो जो रोड पे ट्रैफिक कंजेशन है वो ज़रूर कम होगा। और इसी के लिए जो हम आगे भी, जैसा कि हमारा थर्ड जो वो था मेट्रो का जो ओल्ड सिटी में लाने का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे और मेट्रो को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक एक्सटेंड करने की हमारी जो है। आपने तो कुछ कंपनियों को नोटिस थमा दिया। नहीं, वो नोटिस जो है सो उनको इसलिए थमा दिया गया कि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका था या जो वो था उन सेट नहीं हुआ था। जो वो कहीं ना कहीं जो है सो टीआरएस गवर्नमेंट से कुछ अपने जो सो मफाद के वास्ते पर्सनली जो सो लिए थे, उनके ऊपर जो सो नोटिस थमाने की वजह ये है कि उस नोटिस का जवाब दें और क्यों जो सो आपको ना करें। फैसल खान, 10 साल में जो है सुनहरा तेलंगाना बनाने के वादे किए गए, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो एक जो तेलंगाना मिला है वो कर्जे में डूबा हुआ तेलंगाना मिला है, सुनहरा तेलंगाना तो हम लोगों को नहीं मिला। 2014 से पहले क्या तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ नहीं था क्या?
तो ये कितना अलग खर्चा था? बाइफरकेट होने के कितना- बाद में कितना ये खर्चा था? सरप्लस स्टेट था। देखिए अरे, आप ये अरे, तेलंगाना आप आप सोचिए तेलंगाना अशफाक साहब, तेलंगाना आप जब ये bifurcate सरप्लस करें, स्टेट था। तो हमको वो आप इस तो बोले ना कि सरप्लस बच्चा स्टेट बड़ा दे होते दिया। चलना नहीं सीखता बोले। 10 साल तो में जब आप हमको सरप्लस नया स्टेट- फ्रेश तेलंगाना देखिए, जब हमको दिया गया था, जब हमारी गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी 2014 आप ये में, मान लीजिए कि बताइए सरप्लस था। कितने सुसाइड्स जो हो रहे थे फार्मर्स के, कितना जो आज भी हुए। सुसाइड रेट नहीं आज हुए, 10 साल में नहीं भी हुए, हुए। 10 साल में भी आप हुए। पढ़िए, आप थोड़ा होमवर्क आज कर अगर लीजिए, टीआरएस की साहब। हुकूमत गई है तो 2014 फार्मर्स से की वजह से ही पहले गई जो है। सुसाइड रेट था, आज अगर टीआरएस की हुकूमत गई है तो ये हमारे किसान भाइयों की वजह से ही गई है। अगर आप देखेंगे तो अर्बन देखिए, एरिया मैं में दोनों से कहना चाहूंगा कि इस तरह से ना तो आपकी बात क्लियर हो पाती है ना आपकी, क्योंकि मेरा आप जो जहां तक आप जो फार्मर्स की बात कर रहे हैं, फार्मर्स ही ने तो जो टीआरएस को बाहर किया है। आप अगर देखेंगे तो अर्बन एरिया में देख लीजिए, अब रूरल हर एरिया किसान में आपको बोल के डाला शायद मैं वोट कांग्रेस को डालूंगा। हमको कांग्रेस को क्या बात इख्तियार कर रहे तो किसानों ने ही दिया है। अच्छा, अब सुसाइड कर रहे हैं बोल के तो किसानों ने जो सो दिया। बी आर श्रीनिवास जी, टी आर श्रीनिवास, माफी चाहूँ आउटर हाईटेक सिटी टू एयरपोर्ट जी एक फेज रहा रियल एस्टेट का। जी आज देख रहा था मैं न्यूज़ रिपोर्ट की, माननीय सीएम तेलंगाना आज जी ऑलरेडी मीटिंग बुलाए और आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर बिटवीन रीजनल रिंग रोड एंड आउटर रिंग रोड बोला। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। जी अब यही हमारे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूँगा जी कि ये इज इट रियल एस्टेट 2.0 या रियली डेवलप होगा? ये हाँ। मेरे को ये हमको जानना है। आपका क्या रोड मैप है अगले 5 साल? आप कितना डेवलप करेंगे, कितने इंडस्ट्री लाएंगे और कितना आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? ये रोड मैप हमको भी जानने का हक है। ठीक है अशफाक साहब, जी, मतलब बिल्कुल आपने उनका जो सवाल जो ORR हो या जो सो अभी जो सो हमारा इनर रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी जो सो हम इसको पूरा जो सो 5 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक रोजगार लाने की जो बात है, जो सीएम साहब ने कहा, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पहले जो एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज जो खाली थे, सबसे पहले तो उनको फुल किया जाएगा। उसके बाद में जैसा कि आईटी सेक्टर वगैरह का जो जनरेट करना है, बाहर का जो एम्प्लॉयमेंट आएगा या जो डेवलपमेंट आएगा वो सेकेंडरी में। फिलवक्त तो जो कई ऐसे जो सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो जहाँ पर जो सो वैकेंसीज जो खाली थे, सबसे पहले तो उसको फुलफिल करेंगे। श्रीनिवास साहब देखिए, अभी फिलहाल तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना और कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका यहाँ पे बहुत खींचातानी होगा जी इंडस्ट्रीज के बीच में। अब डिपेंड करता है कौन सबसे बड़ा मार्केटिंग सीईओ है। अब कौन अट्रैक्ट करके लाता है वो देखना पड़ेगा, वरना सब वहाँ पे जाने की उम्मीद है पूरी। अशफाक साहब देखिए, हमारे श्रीनिवास साहब वो भी आप पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कर्नाटका वर्सेस जो है यहाँ पर तेलंगाना वाला मामला होने वाला है। फैसल खान ने भी यही बात कही कि भाई पहले जो है दिल्ली बात जाएगी, दिल्ली से कर्नाटका जाएगी, कर्नाटका से फिर यहाँ आएगी। इतना रोड मैप वाकई इतना लंबा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मतलब अपनी जो स्टेट लीडरशिप है उसको इतना इख्तियार दी है कि वो जो अपने जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं वो इश्यूज को वहाँ पर तय करेगी। जहाँ तक पॉलिटिकल अगर कोई बात रहेगी, पार्टी से जो संबंधित कोई बात रहेगी, तो क्योंकि हमारी जो पार्टी नेशनल पार्टी है और उसके फैसले जो नेशन में ही लिए जाते हैं, हमारी लीडरशिप है सेंटर वही लेती है। रहा सवाल स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं, तो यहाँ के सीएम इतने जो सो कैपेबल हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। चाहे वो कर्नाटक के सीएम भी हों तो वो भी इतने जैसे कैपेबल हैं कि वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। लेकिन ये होगा क्या? बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद, बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बैंगलोर एक अलग जो सो स्टेट है, एक अलग उनका जो सो अपना काम करने का तरीका अलग है, उनका अपना डेवलपमेंट अलग है। यहाँ पर तेलंगाना के इश्यूज अलग हैं, तेलंगाना का डेवलपमेंट करने का तरीका जो है वो अलग है। तो ये दोनों स्टेट जो सो तरक्की की ओर ही जाएंगे। ये है कि अपने अपने हिसाब से वो काम करेंगे। जहाँ पर उनको समझ में आएगा कि आवाम के लिए ये बेहतर है तो वो काम वहाँ वो स्टेट में करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सेम जो सो काम यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ के जो इश्यूज़ हैं, यहाँ पे तेलंगाना में किस तरीके से डेवलपमेंट आएगा वो यहाँ के सीएम और यहाँ की गवर्नमेंट सोचेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। फैसल खान जी देखिए, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्योंकि आप जो है कर्नाटका वर्सेस तेलंगाना की बात कर रहे हैं, हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर की बात कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो आईटी हब हैं। जी कांग्रेस गवर्न कर रही है कर्नाटक को भी, तेलंगाना को भी। क्या लगता है कि वाकई इस पे मामला कुछ होने वाला है या बैठ के दोनों सीएम बात करेंगे और चीज़ों को सॉल्व कर लिया जाएगा? देखिए, मामला क्या होने वाला है, मामला सीधे से सीधे आपके सामने है और तेलंगाना की जनता और देश की जनता इसको देख रही है और कई लोगों को ये चीज़ मालूम भी है कि
इलेक्शंस के टाइम पे आप आते कैनवेसिंग करते, जैसा आप जो सो एमएलए जीत जाते, आप लोग पूरे जाके कर्नाटका में बढ़ जाते, बेंगलोर में वहाँ एयरपोर्ट के आसपास कोई लॉज लेके वहाँ पर बढ़ जाती, फिर वहाँ पर से फाइल जाती दिल्ली, दिल्ली से फिर फाइल आती कर्नाटका, कर्नाटका से अप्रूव होके आते हैं आपके रेवंत रेड्डी जी 2 वक्त तो सीएम का शपथ लेते लेते बच गए, फिर बाद में मालूम हुआ कि जो सो रोक दिया गया। कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए आप। फिर जो सो सोनिया जो सुनिए सोनिया जी की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जो सो 2 वक्त तो अनाउंस कर दिए थे कि सीएम शपथ लेने वाले हैं बोल के, फिर जो सो बाद में क्या गई, फिर फाइल जो सो अपने दिल्ली गई, दिल्ली से कर्नाटका आई, फिर कर्नाटका से अप्रूव होकर फिर इन्होंने सीएम शपथ ली। ये आपके सामने वाज़ेह तौर पे और साफ साफ क्लियर जनता जानती है। और रही बात हमारे कांग्रेस के लीडर साहब की, जो अशफाक जी की, मेरे बड़े भाई जैसे है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हमको जो सो बताने दीजिए, हम अपने आप को आपके हाथ में और आगे देना है। आप जो सो इससे पहले थोड़े दिन पहले थोड़ा बोखलाहट के शिकार हो गए थे, हैबत चल गई थी आप लोगों को कि भाई जो सो कांग्रेस गवर्नमेंट जो सो गिर जाएंगी बोल के डीजीपी के ने गए कंप्लेंट दी। एक मिनट अशफाक जी जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, थोड़ा वो बुखार रहता है, बुखार उतार देने दीजिए जरा, 1 मिनट। आप जो सो डीजीपी के ने गए थे, आप कंप्लेंट करे, ठीक है, अब आप ये मुतमईन हो जाइए, आपके पास थोड़ा पार्लियामेंट तक का टाइम है, पार्लियामेंट तक का टाइम में आप अपने आप को अच्छा काम करके बताइए। पार्लियामेंट इलेक्शंस में बीआरएस बताएगी कि तेलंगाना स्टेट में वाकई पब्लिक को रिग्रेशंस थे कहीं ना कहीं बीआरएस गवर्नमेंट को लेके। ठीक है श्रीनिवास साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं फिर अशफाक खान पे मैं एक ही बोलना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं तो यही देख रहा था कि कांग्रेस कब देगी रिटर्न गिफ्ट बीआरएस को। वो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो रिटर्न गिफ्ट, इस तरह के रिटर्न गिफ्ट की बात हुई है क्या कुछ? अब भाई का बोलना यही है कि जो स्कैम्स वगैरह है, रेवंत अन्ना ने कहा था कि 2 बेडरूम का हॉल मिलेगा, जरूर मिलेगा हमारे। ये नहीं, ये एमएलए जो इधर से उधर उधर से इधर वो नहीं होगा, वो बिल्कुल ही नहीं होगा। 5 साल अभी भाई पार्लियामेंट तक चले गए तो मैं ये बता दूं कि बीजेपी के अमित शाह जी पहुंचते वहां लोग हेबत में रहते, क्या खरीद लेते हैं। पर 5 सीटें भी मुश्किल से आएगी बीआरएस को आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में। मैं इसी पे आने वाला था क्योंकि रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा होने वाला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आज मीटिंग थी गांधी भवन में, और मीटिंग में जो है जो यहाँ के इंचार्ज थे वो भी यहाँ पर आए थे और बाकायदा शायद लोकसभा चुनाव को लेकर बातें हुई हैं। क्या वाकई लोकसभा को लेकर इतने ज़्यादा सीरियसनेस है कांग्रेस में? बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो तेलंगाना के असेंबली के रिजल्ट्स आए हैं, हाँ। उसके बाद कांग्रेस के कैडर में एक जोश है। और जिस तरीके से 10 साल से सेंटर में अगर देखा जाए तो जो सेंटर के जो इश्यूज थे वो इश्यूज को कहीं ना कहीं जो सो कई, चाहे किसानों का रहने दीजिए मामला या जो भी इश्यूज रहे हैं, वो इश्यूज के ऊपर कहीं ना कहीं जो सो बीजेपी खरी नहीं उतरी। और हमारे लिए एक मौका है कि तेलंगाना से हम जितनी हो सके अच्छी जो सो सीटें अभी जो कम से कम उम्मीद हम जो सो 9 से 12 सीटों की उम्मीद रखे हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा भी आएंगी सीटें, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 12 सीटें तो हम ज़रूर जीत रहे हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इलेक्शन कभी भी मतलब अनाउंस हो सकते हैं बहुत कम टाइम में। लोग अगले साल की बात कर रहे हैं, जनवरी के बाद शायद हो सकता है कि जो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो, तो उससे उसी के लिए जो पहले से ही प्रिपरेशंस, क्योंकि कैडर में एक जो जोश है, तो उस जोश को लेकर जो पार्लियामेंट के लिए आगे बढ़े। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सीरियस है और उसका रिजल्ट अभी हमारे भाई बता रहे हैं पार्लियामेंट का, तो आप देख लीजिएगा 5 सीटों पर जो सो सीमित रह जाएगी बीआरएस। फैसल खान के वाकई सिर्फ 5 सीटें दिल्ली के खब में चिचड़े इतना ही बोलना चाहूंगा। नहीं, फिर भी सोचने समझने से बोलने से नहीं होता, काम करना पड़ता ग्राउंड्स में। और हम ये बता रहे हैं जैसा थोड़ा आपका जो प्रेडिक्शन है, मेरा भी वैसी प्रेडिक्शन है, 5 पे सीमित रह जाएगी कांग्रेस को। आपको लग रहा है कि जो वोटर जो टर्नआउट हुआ था कांग्रेस की तरफ इस असेंबली इलेक्शन में, वो आपकी तरफ आ जाएगा? जल्द आपको पार्लियामेंट इलेक्शंस के रिजल्ट्स बता देंगे। पार्लियामेंट का इशू डिफरेंट है। पार्लियामेंट में जो सो बिल्कुल ही जो सो आवाम बहुत सोच समझकर जो सो फैसला लेगी। इस बार भी जो सो माइनॉरिटीज ने जो सो कांग्रेस को सपोर्ट किया है। पार्लियामेंट में भी जो सो कांग्रेस पार्टी का जो सो सपोर्ट सारा माइनॉरिटीज तेलंगाना को खुद दीजिए या माइनॉरिटी के वोट चाहिए आपको। माइनॉरिटीज का इंपॉर्टेंस है कि मेजोरिटी देखिए आप, अगर मैं कभी भी बात नहीं करता हूँ, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कर्नाटक में अगर हुकूमत बनी है तो माइनॉरिटीज जो एक जो वजह रहे हैं, लेकिन जो सेक्युलर जो हमारे नॉन माइनॉरिटीज भाई थे उनकी वजह से जो सो कर्नाटक में हुकूमत। हम अगर किसी एक जो सो कौम को, किसी एक जो सो ग्रुप को क्रेडिट देते हैं तो गलत है। लेकिन मिलता क्या है फिर वापसी बैक क्या दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से? कुछ भी नहीं। देखिए बिल्कुल क्यों नहीं दिया जाता। अगर पिछले टाइम पे देख लिया जाए तो जब यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी हम जो सो मोहम्मद अली शब्बीर साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन काउंसिल में बनाए। आप अगर जो दूसरे स्टेट, अभी कर्नाटक में, फिर आप लोग मिसाल देते हैं बाजू के स्टेट की, तो बाजू के स्टेट में देखिए मुसलमानों को क्या नहीं दिया गया।
अगर आप जो नेशनल लेवल पे अपने देखेंगे स्टेट तो की बात BJP करिए, कितने कैबिनेट मंत्री हैं? आप कर्नाटक की बात भी तो आप ही करते हैं, तेलंगाना वहाँ के स्टेट की बात डिस्ट्रीब्यूशन करिए, आप कितने देते हैं। कैबिनेट और जब मंत्री हैं हम बोलेंगे तेलंगाना कि स्टेट में? MPs ये भी तो फिर जो अशफाक साहब, तेलंगाना ये स्टेट में भी- कितने कैबिनेट मंत्री ये भी हैं तो बात minority? सही है कि जब से कर्नाटक का चुनाव आप जीते थे तभी से आपको भी तेलंगाना जीतने का ख्वाब आया, वरना तेलंगाना को नहीं, लेकर नहीं, आप उतने सीरियस नहीं थे। हमको इस बात का यकीन था एक फ्लो में निकल गया साहब। देखिए मोरिस अनवर साहब 2% वोट फ्लो शेयर नहीं से रहा, पीछे हैं। फ्लो नहीं रहा। 1.8%, ये सॉरी, जो नाकामियां रही TRS 1.8% गवर्नमेंट की, वो हर सीट पे नाकामियों को- वो हमारे नाकामियों मेरे से को वो देखते हुए- सीनियर श्रीनिवास साहब भी मुझे एक आंकड़ा बता रहे थे। श्रीनिवास साहब, देखते हुए जनता आप ने जैसे उनसे TRS को पूछिए, नकार दिया, जो कांग्रेस सीनियर को मौका पॉलिटिशियन दिया। यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो समझो अब जूनियर में चाहता हूँ अभी, आप जी। देख लीजिए वोट शेयर कितना है तेलंगाना स्टेट में। नहीं, वही आंकड़ा- 1.8 जो सो वोट शेयर से हमारे, ऐसा नहीं उम्मीदें हारे नहीं हम जो सो हमारा जज्बा और जो सो बराबर कोशिशें जारी है, हम आपको पार्लियामेंट इलेक्शंस में बराबर बताएंगे। श्रीनिवास साहब, आप भी अपना आंकड़ा बता दीजिए। देखिए हम्म, जिस तरह से हम 6% से 15% अप्रॉक्सीमेटली 14.8 के आसपास पहुंचे हैं, सबने हमको निकाल फेंका था। ये एक लास्ट टाइम 1 लाए थे, 0 पे अटकेंगे, 8 आए हमारे। और जिस तरह से हमने बाकी 19 सीटों पे बहुत लो मार्जिन पे जो हम हारे हैं, अब देखिए जो अगर हम स्टैटिस्टिकल मॉडल बोलते हैं ना, एक्स्ट्रापोलेट करें, जी, ये इस बार आप देखिएगा 5 से 10 के बीच में जो आंकड़ा है वो आपको मिलेगा। हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, जो हमारे मेंबर्स आएंगे, चुन के आएंगे। और दूसरी बात, अगर आप ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में अगर देखें आप स्टैटिस्टिकली, अगर स्ट्रॉन्गर बीआरएस कांग्रेस के सामने आती है तो हमको फायदा इसलिए आता है, तो वोट कटेंगे वहां पे, जितने आप वो जो कैलकुलेशन वाले वोट हैं वो कटेंगे और हमको फायदा कंसोलिडेशन दूसरी साइड पे आएगा। वो आएगा जरूर, क्योंकि उसका क्या है, नेशनल मुद्दे अलग होते हैं और आपके स्टेट मुद्दे अलग होते हैं। आपको दोनों डिफरेंस यहाँ तेलंगाना में करना पड़ता है, और कर्नाटका में भी सेम यही इशू है। हमारे 21 से ज्यादा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे जी। वहाँ जब हम हारे हैं, हम ज्यादा एमपी लेके आए हैं कर्नाटका में, ये फैक्ट है, हकीकत है। बिल्कुल। और अगर रही बात बाकी सीटों की, आपने पूरा जो ये सेमीफाइनल जो कहा गया था जी 2024 हाँ का 2024 का, विंध्यास के ऊपर हमारा जादू ही चलता है। हाँ। और यहाँ पे भी इसलिए चलेगा क्योंकि अभी टाइम है, और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा आपको सरप्राइज आएगा जो अन्नामलई जी जो कर रहे हैं जी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप मॉनिटर करें जी। और वो जो ट्रैक्शन लेके आ रहे हैं वो एक एमजीआर लेवल के ट्रैक्शन लेके आ रहे हैं, और आपको होने वाला है। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये इधर साउथ वाले स्टेट्स हैं वो उसमें बीजेपी कमज़ोर रहती है। अगर असेंबली इलेक्शंस की हम बात करें, फिर भी कवर अप कर लिया जाता है लोकसभा इलेक्शन में। आप यहाँ से कितने मान के चल रहे हैं? तो ठीक है, तमिलनाडु हम समझते हैं कि इस बार कुछ देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक रेंज है 5 से 10 के बीच में हम टारगेट कर रहे हैं। 5 से टारगेट 10 होगा, वो रेंज में आएगा हमको। यानी कि जो वोट परसेंट शेयर है वो आपका जो बढ़ा है उससे आप उत्साहित हैं? अगर एक्स्ट्रापोलेट करें 5 से 10 के बीच में इजीली आएगा हमें। ठीक है। अशफाक खान साहब, आप अगर ऐसे देखा जाए तो 10 से 12 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फैसल खान के 5 ही पे आप लोग सिमट जाएंगे, लेकिन श्रीनिवास साहब बड़े ईमानदारी से कह रहे हैं, बोले नहीं हम 5 से 10 के बीच में हम रहने वाले। देखिए जो लास्ट 2 टर्म जो सो आवाम ने मौका दिया बीजेपी को जी, और सेंटर में किस तरीके से गवर्नेंस रही बीजेपी की, जनता देख रही है देश की। और जहाँ तक सवाल नॉर्थ का है तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि नॉर्थ की पॉलिटिक्स अलग है, साउथ थोड़ा डिफरेंट है जी। तो साउथ में जिस तरीके से इस बार तेलंगाना में 4 सीटें में, जब भाई ने खुद कह दिया कि भाई जब ट्रायंगुलर जहाँ फाइट होती है वहाँ पर उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी तेलंगाना में ले जाती है, उसका ही बेनिफिट रहा कि 8 सीटें जो इनको आई हैं। और अब आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन जो सो साउथ बिल्कुल जैसा मैं बता कि आश्चर्यचकित जो सो फैसले रहेंगे। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि 1 सीट भी अगर बीजेपी की आ जाए तो बड़ी बात है। क्या फैसल खान, बीआरएस जो है उसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, एनडीए या इंडिया अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है, या वाकई आप थर्ड फ्रंट की तरफ देख रहे हैं? नहीं, हम तो हमारा बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जैसे हमारे स्टार्टिंग से हम हमारे पॉइंट्स पे क्लियर है कि वी आर नॉट विद एनी एनडीए और इंडिया अलायंस। सो हम जो है सो हमारा ये एक जो सो अपने इंटेंशन है कि जो भी करेगी रीजनल पार्टीज की रोल प्ले करेगी हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी से बात चल रही है गठबंधन को लेकर। जो देखिए पार्टी का जो फैसला होगा उस पर पार्टी के चीफ बेहतर जाने, जो केटीआर और केसीआर साहब का जो फैसला रहेगा उस पर हम जो भी है उसको जो भी स्ट्रैटेजिकली एंड पॉलिटिकली जो उनके अडॉप्ट करेंगे पॉलिसीज उस पर हम एक्सेप्ट करेंगे। श्रीनिवास साहब देखिए
सबसे पहली बात, जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो एक सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्ष में लिए जाते हैं। सही। अभी फिलहाल ये टू अर्ली टू स्पेकुलेट एनीथिंग, कुछ भी, इवन 0.1% भी नहीं हो जाएगा। और दूसरा भी ये अभी हम अब इतने अच्छे तो पहले से बैठे तो मैं आप क्या बोलूं। तो पहले से कह रहे हैं हाँ। कि आप दोनों का जो सो गठबंधन चल रहा था बैक एंड में जो सो अभी ओपन हो जाएगा। देखिए आप जनवरी आते आते जो हो जाएगा। माननीय राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी यहाँ आए थे इलेक्शन के टाइम में जी, ऑटो वाले से मिले थे। हाँ। ऑटो ड्रेस पहने थे, वो शर्ट पहने थे, थोड़ा पुशअप्स किए, ऑटो चलाए। उसके बाद क्या हुआ, अभी यूनियन तो धरना दे रही है। महालक्ष्मी जब से इन्होंने स्कीम लॉन्च किया है, सब पूरी ट्रैफिक उधर जा रही है, जितने शेयरिंग ऑटो वाले बेचारे खाली पड़ गए। अब ये भी देखना चाहिए यहाँ पे वो इकोनॉमिक बैलेंस जो होता है सोसाइटी में। श्रीमा साहब दोषे वाले भी हैबत में है। हाँ, डोसा भी बनाया था। हाँ, वही दोषे वाले भी हैबत। ठीक है। दोषे वालों का भी फायदा होगा। दोषा बना था, दोषा धड़ाधड़ बिक रहा है। अगर आप सिटी में रात में निकल जाए तो दोषे ही चल रहे हैं, इडली दोषे ही जो सो और चल रहे हैं। जहाँ राहुल गांधी जी जहाँ का कहीं अलबत्ता देखिए दोसा तक ना रह जाए बस। दोषे तक जो नहीं, है। लेकिन ये थोड़ा सा मजाकिया पॉइंट है, लेकिन मैं ऐसी बस पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कहीं कोई दूसरी प्लानिंग तो नहीं चल रही है? कभी वो बाइक से ठीक करने चले जाते नहीं, हैं, ये देखिए कभी डोसा बनाने चले जाते हैं। राहुल गांधी जी जब किसी से मिलते हैं तो मतलब वो अभी लास्ट टाइम जो सो दिल्ली का भी वाकया है, कूली का जो वाकया है, वो ऑल ऑफ द सडन चले गए वो। हाँ। तो वो अब वहाँ पर अभी अगर भाई कह रहे हैं कि भाई वो ऑटो वाले का ड्रेस पहने हैं, अब वो सूट बूट में आके तो ऑटो में बैठेंगे तो वो जो उनका जो एहसास है, वो एहसास किस तरीके से जो सो मतलब वो जो तकलीफ झेल रहे हैं, हाँ। वो उनके साथ मिलके मैं भी आपके बराबर ही हूँ, मैं मतलब मैं आपके जैसा ये कॉमन मैन हूँ। मैं भी जो सो देखना चाहता हूँ कि ऑटो चलाने में क्या दिक्कतें आती हैं, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई कुली है तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 2014 से पहले क्यों नहीं करे साहब आप? बराबर करे। एक लहर चली मोदी जी की, उसके बाद ही 2014 से तो सुर्खियां में तो ये मालूम हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा की सेकंड लेग होने वाली है। बल्कि आप एक दूसरा यात्रा निकलने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, लेकिन यूपी जोड़ो यात्रा जरूर कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई। आप उसमें एक गौर फरमाइए जी। जहां जहां माइनॉरिटी वोट्स हैं उनका भारत जोड़ो यात्रा वहां जाने वाला है। उनका जो परिवार का जो एक गढ़ है वो बचाने के चक्कर में ये भारत जोड़ो कुछ नहीं है सर, नहीं, ये सीट जोड़ो, सीट पकड़ो, ऐसा नहीं है, परिवार पकड़ो, परिवार साहब, लेकिन बड़ा इशू उठाया है, मतलब एक वाकई एक टॉपिक है। जो ऑटो यूनियन है वो आपके खिलाफ 1 तारीख को जो है धरने का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस तेलंगाना सरकार के। कहीं गले की फांस तो नहीं बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। वो समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक हो गए हैं कि भाई जो बस में फ्री सफर का जो है वो नॉर्मली अभी आप देखिए 8-10 दिन में मैं खुद देख रहा हूँ, मैं रोड पे मैं बाहर निकलता हूँ काम से तो नॉर्मली बसेस वगैरह फ्री हैं। और सबसे अहम चीज़, जो बस में सफ़र करने वाला है उसका जो बजट होता है वो 10 से 15 रुपए का ही बजट होता है। अगर वो बचेंगे तो वही पैसे बचेंगे। जबकि ऑटो से जो ट्रैवल करता है उनका बेसिक फेयर ही 25 से 30 रुपए से स्टार्ट होता है। तो जिस आदमी के पास 25 से 30 रुपए ऑटो, फिर आगे जब बढ़ के जाएगा 150-200 की जो उसकी बिलिंग है वो बिलिंग वो नहीं कर पाता है। तब कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर मैक्सिमम भी ट्रैवल करेंगे तो 20 से 25 रुपए का ही होता है। ऑटो वालों का क्या हुआ साहब? ऑटो वाले लेकिन ऑटो यूनियन कई घर फाइनेंस में चलते साहब। ऑटो के कई घर ऐसे हैं जो ऑटो पे डिपेंडेबल है। कई घर ऐसे हैं जो ऑटो, अरे क्या सोचे ना, इसलिए तो बस फ्री नहीं करे आपने। लेकिन बेवकूफी स्टेप टीआरएस पार्टी कभी भी नहीं करी, कभी नहीं करी। दीवाना बना बोलते फ्री ट्रैवल कराना फ्री ट्रैवल ही नहीं है साहब। देखिए आप ऑटो स्ट्राइक है, ऑटो स्ट्राइक हो रहा है। आप ऑटो स्ट्राइक, मैं वुमेन का अपना अपमान कैसा करा? मैं बोला लेडीज ड्राइवर में मत करो, बोला मैं कोई बोला। अरे आप पहले सोच के बात करिए अशफाक साहब। ये मेरी बात को आप बेवकूफी स्टेप है, हकीकतन बेवकूफी स्टेप है। क्योंकि कई ऑटो वालों का फाइनेंस कैसा निकलेगा ये बताइए। कई ऑटो वाले जो गुत्ते पे ऑटो लेके निकलते हैं। फैसल खान को बात रखने देते हैं। कई ऑटो वाले गुत्ते पे लेके निकलते डेली का डेली, उनको बताना जो सो मेहनता ना उनको पे करना रहता, उनको महीने को महीना फाइनेंस चढ़ जाता। कई ऑटो वाले ऐसे हैं जिसका घर बार सब चीज ऑटो पे चलता। आप समझ नहीं रहे हैं, हुआ नहीं हुआ, आप समझ आज नहीं रहे हैं, हुआ नहीं हुआ, आप इसलिए बोलते, इसलिए बोला था स्टार्टिंग के डिबेट में, इसलिए बोला था आपकी फाइल दिल्ली जाती, दिल्ली से कर्नाटक आती, कर्नाटक से आपके पास कोई लीडरशिप जो फैसल खान के सवाल हैं वो तो है ही। मेरा भी एक सवाल ये है आपसे कि ऑटो यूनियन से जब राहुल गांधी मिले थे तो उन्होंने 12,000 रुपए देने का सालाना वादा किया था। उसके अलावा चालान माफ करने की बात हुई थी और साथ ही एक और वादा किया गया था, शायद उनकी यूनियन को लेकर कुछ कहा गया था।
तो वो क्या वो वादे वाकई पूरे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होंगे। मैंने जैसे कहा कि अभी तो मतलब एक स्टार्टिंग पीरियड है जहाँ पर जो वायदे 6 गारंटीज की हमने बात की थी उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, वहाँ पर वर्क हो रहा है। क्योंकि हमने आवाम से गारंटीज की बात की थी, तो गारंटीज का मतलब हमने शॉर्ट इस बताया था कि हम ये पूरे वायदे पूरे करेंगे। तो पहले जो 6 गारंटीज है वो गारंटीज को पूरा करते हुए भी जो राहुल गांधी जी ने तेलंगाना की आवाम से जो कोई वादा, चाहे वो किसी ऑटो यूनियन से किया गया हो या किसी कोई आम आदमी से किया गया हो, वो सारे वादों को 5 साल में हम आहिस्ता आहिस्ता पूरा करेंगे। और 5 साल आते आते जो सो आप देखेंगे कि भाई जो हमने वायदा किया था वो पूरा किया है। ठीक है श्रीनिवास साहब। और भाई का जो कहना है, 1 मिनट, जो आप बोल रहे हैं कि भाई जो सो दिल्ली जाते हैं, कम से कम यहाँ से फ्लाइट में दिल्ली गए तो वहाँ सुनने वाला तो होता। यहाँ पर आपके मिनिस्टर्स एमएलए को मिलने के लिए जो सो आपका ना प्रगति भवन खुलता था ना आपका फार्म हाउस खुलता था। अब तो प्रगति भवन में तो अब आपने उसको बिल्कुल ही डाउन कर दिया, डेप्यूटी सीएम को ही दे दिया। हिपोक्रेसी की सीमा देखिए, तेलंगाना के फॉर्मर सीएम का नाम आप जो सो मट्टी से लिप ले रहे, इतनी आपकी हिपोक्रेसी की सीमा है। हम किसी को कभी बीआरएस पार्टी किसी का अपमान नहीं करी, बीआरएस पार्टी किसी का जो सो हम किसी को बड़ा बोलने बोले, हम सिर्फ डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करें। तेलंगाना हुकूमत लाए जब से 10 साल में साहब, 10 साल में क्या करे क्या नहीं करे, अशफाक साहब आपसे पूरी रिपोर्ट। श्रीनिवास साहब जी, जनता खौफ जाता है एक चीज पे जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब बढ़ेगा। हाँ, सबको डर है क्योंकि जो बड़ा कर्नाटक में सामने जग जाहिर है। अब कहीं ना कहीं तो फाइनेंस तो करना पड़ेगा, कहीं ना कुछ टैक्सेशन करना पड़ेगा। अब ये कब बढ़ेगा, लोग डरे हुए। लेकिन वो तो शायद 100 या 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। 200 यूनिट उसमें तो पैसा लगेगा ना, फ्री तो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कभी नहीं होगा। 6 स्कीम इंप्लीमेंट करते करते ये सरकार गिरने वाली है सर। 5 लाख का जो 5 लाख करोड़ का तो जो सो अभी डिफिशियंसी, अभी राशनिंग का जो पैसा था वो भी जो सो अभी जो सो मीटिंग में जो सो हमारे जो मिनिस्टर के सामने आया, वो आया कि जो सो लिए मुफ्त में, और उसके जो खरीदे खराए वो हमारे जो परसों जो कैबिनेट की जो सो मीटिंग में जो सो बताया गया कि वहाँ तो सारे आप इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं। पहले तो वो गड्ढे भरना ही जो सो, लेकिन हमने वायदा किया, जांच करवाइए, जांच भी होगी, आप यहाँ पर बेबुनियाद इंतजाम कराने से नहीं, लेकिन फैसल खान मीटिंग में ये इश्यूज उठे बोल के आया, बुनियाद आप इंतजाम मत लगाइए ऐसा। फैसल खान, इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, फाइलें बहुत सारी गायब हैं। अब उनके गायब होने के पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, ब्यूरोक्रेट से आप कहने, प्रॉपर ऑफिशियल्स है, कार्रवाई करवाइए, आपकी हुकूमत है, कार्रवाई करवाइए। अभी कार्रवाई चालू है, कार्रवाई होगी। उन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। श्रीनिवास साहब जी, देखिए, जब हैंडओवर होता है और जब हर चीज का एज इज वेरीज, जैसे इंग्लिश में टर्म कहते हैं ना, एज इज वेरीज, ये सरकार किधर एक, इनको आते ही एक वाइट पेपर जारी कर देना चाहिए विद इन फर्स्ट 15 डेज में, हर डिपार्टमेंट का हेल्थ क्या है, और इससे पता लगेगा कि आवाम को भी भाई आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या क्या करेंगे, कहाँ जाएगी ये स्टेट अगले 5 साल में। मैं समझता हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और हम एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, हमारा हक है कि पूछना भाई आप क्या करेंगे। ठीक है, अशफाक खान साहब क्या कहें? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि अभी वही तो काम चल रहा है कि देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं, आप आके मतलब 10 साल जो सो टीआरएस की हुकूमत रहे तो तब तो आपके कोई सवाल नहीं रहे। अशफाक खान साहब, ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। पता है क्या, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो वो आज तक जो है 2024 तक नेहरू को नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसे ही आप जो हैं वो बीआरएस में केसीआर को नहीं भूल पा रहे हैं। ये कब तक इल्जाम, कभी तो जवाबदेही बनेगी ना। जवाबदेही जिस दिन हमने शपथ ली, जिसने हमने ऑफिस संभाला, उस दिन से कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही जनता को है। और कांग्रेस पार्टी बराबर जो सो कांग्रेस के जनता के जो सवाल हैं या जनता के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बराबर कांग्रेस जवाब दे रहेगी। जैसा कि भाई ने कहा कि अभी हर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में किस किस्म के घोटाले हुए या किस किस्म की जो कोताहियाँ हुई, उसको निकालने के लिए भी तो डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट जैसा भाई बता रहे हैं, तो उनसे उनके साथ बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कहाँ पर क्या जो सो वहाँ एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं और इतने सारे जो सो लोग हैं, तो सबको एक एक टाइम। लेकिन अभी तो मिनिस्ट्रीज के पद भी खाली हैं, वो कब भरे जा रहे हैं? वो भी भरे जाएंगे। बिल्कुल, मैंने बम्पर ऑफर का कुछ सुना था, 6 एमएलए ले और एक मिनिस्टर लेके। नहीं सर, वैसा हमारे पास रहा नहीं। हमारे पास से लोग जाकर मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर्स
बन फाइल गया जाती, कर्नाटका को आती, भाई दिल्ली कर्नाटका तक जब का होके दिल्ली तक तेलंगाना का में जाने मिनिस्टर- देखिए दिल्ली तक का Minority जाने का ministers रास्ता कहाँ हैं, ये था, बताइए। लेकिन फार्म हाउस को जाने का Minority कोई रास्ता ministers नहीं कहाँ था। हैं, ये बताइए पहले- अशफाक साहब, अभी आ कैबिनेट में जाएंगे। एक चलिए, minority क्योंकि minister नहीं ये है, संजीदगी आप ये की- पूरे अशफाक- कांग्रेस पार्टी में एक अशफाक खान साहब minister अपनी नहीं है बात पूरी कर दीजिए, फिर क्योंकि वक्त की कमी है। ये हमारी संजीदगी है कि हम लेके आके मतलब जिस आदमी से काम नहीं होता उसको लेके आके हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दें या जो सो फिर जो होम मिनिस्टर बना दें, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस जिम्मेदार आदमियों को जो सो पोजीशन देगी और जो सब में बेहतर होगा उनको मौका दिया जाए। इसलिए 2004 से मोहम्मद अली शब्बीर हारते हुए आ रहे हैं। नहीं अब उनको तक भी लगातार हारे, इस वास्ते उनकी काबिलियत को देख के काउंसिल में उनको मिनिस्टर दिया गया था। आप मानते उनकी हैं काबिलियत देख के उनको मिनिस्टर दिया गया था। ना, कुछ आपको भी भी नहीं है तेलंगाना ऐसा, से ऐसा आपको कुछ भी भी नहीं है। तेलंगाना से 4% उनके नाम पे फाड़ लिया बिल, वैसा कुछ भी नहीं है। शकील अहमद वैसा भी तो कुछ हार भी गए नहीं ना। है। हमारे देखिए, सीनियर पॉलिटिशियन शकील यहाँ पर अहमद- बैठे हुए, शकील उनसे अहमद पूछिए, भी हारे, सच्चर जनता कमेटी है, की रिपोर्ट जनता देखते हुए जिसको 4% जिताती दिया गया था। है, नाम उसको के नाम पे हराती है। बिल मत फाड़िए 4%। श्रीनिवास साहब लास्ट बात आपकी, फिर मैं इसको खत्म करता हूं। हाँ जी। देखिए, अभी फिलहाल तो आपके टीपीसीसी जो प्रेसिडेंट का जो अभी वो जो बॉम्ब फूटने वाला है जी। बिटवीन द ओल्ड टाइमर्स एंड द न्यू टाइमर्स, वो अभी उसको संभालते संभालते वो नया कुछ खेल होगा। मेरा लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटाकर बड़ा उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। जी, बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, मगर वाह देखिए न्यू टाइमर को मौका दिया है, ओल्ड टाइमर को हटाया है अब उन्होंने। यहाँ पे भी ये देखिए क्या चलता है। चलिए, कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के इशू हैं वो कांग्रेस जो है अभी तक यही बात उनका कहना है कि ठीक है, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, कम से कम ये 5 साल गवर्नमेंट जब हमारी चल जाएगी उसके बाद भी अगर डेवलपमेंट या ये सारे काम नहीं दिखाई देते हैं तो इस सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। फिलहाल उनकी अभी तक की जिम्मेदारी बीआरएस के ऊपर वो पूरी तरीके से थोपते हुए नजर आते हैं। टी आर श्रीनिवास साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशफाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल खान, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल अपने मेज़बान मोनिस अनवर को भी दीजिए इजाज़त, और कुछ नए मसलों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर से आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।